साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहार। साथियों आपको पता है कि पहले चरण में 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे और रांची राजधानी है। तो आज हम चर्चा करेंगे रांची विधानसभा की। सिर्फ रांची विधानसभा नहीं, रांची के आसपास की विधानसभा है, जैसे कि मांडर है, कांके है और हटिया है। इन चार में क्या उलटफेर देखने को मिल रहे हैं, रुझान क्या है मतदाताओं का और तैयारी क्या है प्रत्याशियों की, कौन फंस रहा है, क्या सीपी सिंह 7वीं बार सदन पहुंचने में कामयाब रहेंगे या महुआ माजी पटखनी उनको दे देंगी, या कांके में जेल कैंप का नौजवान लीडर वो पहली बार क्या विधायक बनेगा, या मांडर में बंधु तिर्की की साहबजादी नेहा शिल्पी तिर्की क्या वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहेंगी। ऐसे कई सवाल हैं। या कहा जा रहा है कि हटिया में नवीन जायसवाल फंसे हुए हैं। दरअसल हमारे साथ सीनियर साथी हैं सरफराज कुरैशी। इधर लगातार ये 2 दिन लापता रहे, आपने देखा ये घूम रहे थे विधानसभाओं में, कई जगह ये घूमे, कई जगह कई लोगों से इन्होंने बातचीत की, आसपास तो गए ही है, खिजरी भी गए थे। कि खिजरी की हम आज बात नहीं करेंगे दोस्तों, हटिया की तो बात करेंगे, कांके की बात करेंगे, रांची की बात करेंगे। तो हम ज्यादा भूमिका नहीं मानते दोस्तों, सीधे चलते हैं भाई सरफराज के पास और जानते हैं कि कहानी या कहते हैं कि ऊंट किस ओर करवट ले रहा है। बताइए सरफराज भाई, क्या आपके पास है, इतना लोगों से आप मिले, इतने लोगों से बातचीत की, तो क्या तस्वीर सामने उभर कर इन विधानसभाओं में आती है? देखिए शरद भाई, सीट वाइज अगर हम लोग तुलनात्मक करें कि कौन किधर जा रहा है जी, कौन फंस रहा है, कौन निकलने की किसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हटिया से। जी, हटिया विधानसभा सीट पर नवीन जायसवाल लगातार 2 बार से हैं विधायक, तीसरी बार उनको हैट्रिक बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं अजय नाथ सहदेव इस बार उनका विजय रथ रोकने के फिराक में है। अब देखना यह होगा, जो वोटरों का रुझान दिख रहा है शरद भाई अभी तक, कि यहां पर दमखम तो दोनों पार्टी लगा रहे हैं, दोनों के परिवार के लोग भी जुटे हुए हैं, उनकी पत्नियां भी अलग अलग कैंपेन में उतर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। और इस बार तो यहां तक कहा जा रहा था कि नवीन जायसवाल रांची विधानसभा सीट लड़ना चाहते, जो टिकट बंटवारे से पहले तक चर्चाएं थी कि नवीन जायसवाल रांची विधानसभा सीट से लड़ना चाहते हैं और अजय नाथ सहदेव कांग्रेस के बजाय भाजपा की टिकट पर हटिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये बाद में सब क्लियर हो गया कि नहीं, ये किसी ने अफवाह उड़ाई थी। बहरहाल वहां पर मौका जो है इस बार हो सकता है कि पासा पलटता हुआ दिख जाए। हालांकि अभी भी वहां पर गढ़ जो है वो आप कह सकते हैं कि भाजपा का है, चूंकि भाजपा आजसू गठबंधन में है। आजसू के भी वोटर हटिया विधानसभा क्षेत्र में काफी संख्या में है, यही वजह है कि वहां थोड़ा सा मजबूती है। और अजय नाथ सहदेव को वहां जो दिक्कत है शैलेश भाई, वहां जेल कैंप से भी एक थोड़ी सी परेशानी हो रही है। हालांकि बहुत असर नहीं दिखेगा, लेकिन चूंकि वहां पर एक मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतर गए जेल कैंप का बैनर तले, ऐसे में यह संभावनाएं जताई जा रही है कि अगर कहीं उनको वोट मिला तो हो सकता है कि नवीन जायसवाल की राह आसान हो जाएगी। तो अभी तक यही स्थिति दिख रही है हटिया में। एक चतुष्कोण बना रहे हैं सरफराज भाई, वो आजसू के लिए लगातार सक्रिय रहे, वहां से भरत काशी नाम का नौजवान लीडर है, और कोशिश थी कि आजसू के खाते में हटिया सीट चली जाए, नहीं गई। चर्चा थी कि वो जेएमएम ज्वाइन कर रहे हैं, हालांकि सीएम हाउस गए भी थे, कंफर्मेशन नहीं हो पाई, तो निर्दलीय ताल ठोक दी है हटिया में भरत काशी ने, और मेहनत कर रहे थे वो 2 साल से। आजसू का भी कुछ वोट बैंक था वहां पर, क्योंकि आपको पता होगा कि आजसू पहले भी वहां लड़ी है। हाँ, वो जीती भी थी। अजय नवीन जायसवाल जो है पहले आजसू के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं जी। तो ये और कहा यह जा रहा है कि हमेशा कहा जाता है कि परंपरागत वोट जो होता है भाजपा का, वो बाजार में होता है, मार्केट में होता है ना। कहा जाता है जो बिजनेस क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, वो भाजपा का वोटर होता है। लेकिन ये भी सुनने को मिला सरफराज भाई कि भरत काशी वो डेंट कर रहे हैं, यानी कि सेंध लगा रहे हैं उन वोटरों को भी जो वोटर भाजपा का परंपरागत कहा जाता है। तो
आपको क्या देखने को मिल रहा है? और अय्यूब अली मजलिस का तो कोई उम्मीदवार है नहीं, लेकिन एक मुस्लिम उम्मीदवार है शायद अय्यूब अली जेल कैंप से, तो वो कितना सेंध लगा पाएंगे कांग्रेस के लिए, यानी कि जो अजय नाथ शाहदेव है? क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल रही है, कुछ नाराजगी भी नवीन जायसवाल को लेकर वहां पर है। तो अब क्या है, आपने लोगों से बातचीत वगैरह की तो क्या देखने को मिला आपको? देखिए, एंटी कम्बेंसी तो थोड़ी बहुत रहती है सरोज भाई। लगातार जब कोई भी विधायक हो जाते हैं, एक बार 2 टर्म हो जाते हैं, तो एंटी कम्बेंसी रहती है। इसके बावजूद भाजपा जिस प्रकार से उस सीट पर मजबूत है, हटिया आप कह सकते हैं कि भाजपा काफी मजबूत है, आजसू का साथ पूरी तरह से मिल रहा है। ये अलग बात है कि कुछ जो भरत काशी हैं वो अपना कुछ वोट काटेंगे, लेकिन इसका बहुत असर जो है वो होता नहीं दिख रहा है कि पूरी तरह से नुकसान हो जाए नवीन जायसवाल को। हाँ, अजय नाथ शाहदेव इस बार थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ समस्याएं भीतरघात की, क्योंकि कई लोग वहां पर चाहते थे कि अजय नाथ शाहदेव को टिकट नहीं मिले। चूंकि जो चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, चर्चाएं हैं कि अजय नाथ शाहदेव के बारे में जो भाजपा में जाने की अफवाह उड़ाई गई थी, ये कुछ कांग्रेस के ही लोग थे जिन्होंने अफवाह उड़ाई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि टिकट उनको या उनके लोगों को मिले। तो ऐसे में अगर भीतरघात होता है तो अजय नाथ शाहदेव हालांकि अभी मजबूत स्थिति में है, भीतरघात होगा तो नुकसान किसी को भी हो सकता है। अब कितना नुकसान होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भरत काशी सामने से लड़ रहे हैं, वो दिखाई देगा कि वो कहां कहां आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन भीतरघात में नुकसान कहां होगा ये आपको नहीं पता चल पाएगा। तो ऐसे में ये कहा जा सकता, हाँ अय्यूब अली की बात है तो बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ वोट भी काटते हैं तो वो महागठबंधन का ही वोट कटेगा, सीधे सीधे ये कह सकते हैं आप हटिया में। जी, क्योंकि जेएलके का यहाँ वैसा क्रेज नहीं है हटिया क्षेत्र में। आप लोकसभा, रांची लोकसभा के चुनाव में भी जब वोट आए थे तो हटिया में बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले थे देवेंद्रनाथ महतो को। देवेंद्रनाथ महतो, अच्छा, वो लोकसभा में बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले थे जी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जेएलके का बहुत जनाधार नहीं है हटिया क्षेत्र में जी। हाँ, बाकी और विधानसभाओं में हम लोग बात कर लेंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में है जनाधार जी, और वोटर्स है जो कह सकते हैं, लेकिन हटिया में उनको कम वोट मिले थे। इस अंदाज से ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो भी वोट लाएंगे वो महागठबंधन का होगा, कांग्रेस का जो वोट मिलने वाला होगा वही जाएगा अय्यूब अली को। हाँ, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है और नवीन जायसवाल का सीट फंसा हुआ है यहाँ पर। अगर एकमुश्त वोटिंग होती है और जो उम्मीदें हैं अजय नाथ शाहदेव को, जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, अगर उनको वोट सही से मिलती है तो हो सकता है कि इस बार कांग्रेस वहां से जीत हासिल कर ले जी। देखिए, बंधु तिर्की यहाँ की सियासत में बड़ा नाम रहा, आंदोलनकारी भी रहे, एक दौर में वो आजसू के भी नेता कहे जाते थे, बाद में सियासत में उतरे, विधायक बने, शिक्षा मंत्री तक बने। एक आरोप लगा, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, उनकी बेटी उपचुनाव में खड़ी हुई वहां से कांग्रेस के टिकट पर और जीती। तो कहा जाता है कि मांडर यानी कि बंधु तिर्की। तो आज क्या तस्वीर है वहां पर, क्योंकि भाजपा ने भी एक अच्छा नौजवान दमदार उम्मीदवार उतारा है, सरफराज भाई। देखिए, जिस नौजवान उम्मीदवार की आप बात कह रहे हैं जी, ये नौजवान कांग्रेस की टिकट पर बंधु तिर्की के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं जी। अच्छा, 2019 में जी, तब कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था, सन्नी टोप्पो नाम हुआ इनका जी, और ठीक ठाक है, कम समय में इनको टिकट मिला था। नौजवान प्रत्याशी हैं, अभी नया काम कर रहे हैं क्षेत्र में। हम अभी उनकी बेटी जो है, जिनकी बात कर रहे हैं, शिल्पी नेहा तिर्की की, तो चूंकि वो विधायक बन चुकी है, पहले से बंधु तिर्की का वो गढ़ माना जाता है मांडर। वो जब 2019 के चुनाव में लड़े थे, सबसे पहले ये भी बताना होगा कि वो महागठबंधन में नहीं थे, वो जेवीएम में चुनाव लड़कर जीते थे उन्होंने, जो 3 सीट जेवीएम को मिला था, जिसमें एक बाबूलाल मरांडी, एक बंधु तिर्की और एक प्रदीप यादव चुनाव जीत कर आए थे। तो ये गढ़ रहा है उनका, जबकि वहां कांग्रेस भी चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन में थे उस वक्त, लेकिन भाजपा को हार पटखनी देते हुए बंधु तिर्की ने वहां से सीट जीती थी। बाद में एक अदालती मामले में पेच फंसा, उनको सजा हुई, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। शिल्पी नेहा तिर्की ने वहां मोर्चा संभाला और कहा जाता कि ये पढ़ी लिखी युवा है
और इसकी बोलने की शैली या हम लोगों को कनेक्ट करती है, बाप की विरासत को, पिता की विरासत को अच्छे से संभालती हुई दिख रही है। तो यहां पर कांटे की टक्कर तो अब दिखेगी, क्योंकि इधर भी युवा प्रत्याशी है जिसकी छवि साफ सुथरी है। सनी टोप्पो भी अच्छा साफ सुथरा छवि के नेता माने जाते हैं। लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो है खुद भाजपा से ही। दरअसल जो पुराने यहां से विधायक रही है और पहले से जो उम्मीद लगाए हुए थे टिकट का, गंगोत्री कुजूर है, और पहले से कई लोग उम्मीद लगाए हुए थे टिकट की कि उन्हें टिकट मिलेगी और वो चुनाव मैदान में होंगे। लेकिन 2019 में कांग्रेस से चुनाव हारने के बाद कुछ दिनों के बाद ये जैसे ही सनी टोप्पो चले गए भाजपा में, और भाजपा में जाते ही उन्हें इनाम भी मिल गया। नेक्स्ट चुनाव में फिर उनको भाजपा से टिकट मिल गया जो पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। तो ऐसे में कई लोग वहां भी भीतरघात का खतरा से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि चूंकि वहां जेएमएम और कांग्रेस अलायंस में है, महागठबंधन अलायंस में है, तो वहां बहुत ज्यादा दिक्कत महागठबंधन को होता नहीं दिख रहा। कहा जाता है कि बंधु तिर्की की जो राजनीतिक अपनी पकड़ है वो जमीनी पकड़ है, और चाहे वो वहां मुस्लिम वोटर हो, ईसाई वोटर्स हो। उसके अलावा जो पिछली बार भाजपा के नाराज नेता थे, कहा जाता है कि अंदर खाने उन्होंने भीतरघात करते हुए वोट दिलवा दिया था बंधु तिर्की को। इस बार भी कुछ ऐसे ही अंदेशा है। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि सन्नी टोप्पो को फिर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक विधायिका बन चुकी है, विधायक रहते हुए शिल्पी नेहा काम कर रही है, तो इनकी भी अपनी पकड़ ऑलरेडी जमीनी स्तर पर हो चुकी है। और ये लगातार चूंकि विधायक है, अपने क्षेत्र में काम करती भी रहती है, बोलने में भी पढ़ी लिखी तेज तर्रार नेत्री है, तो कहा जा सकता है कि इस सीट पर अभी जो स्थिति है वहां पर कांग्रेस हावी है, आगे बढ़त बनाए हुआ है। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ भी भीतरघात हुआ तब मामला कुछ और हो सकता है, इंटिकम्बेंसी हुआ तो मामला कुछ और होगा। लेकिन अगर पुराने जो भाजपा के सभी नेता हैं जो इस पार्टी से पहले से जुड़े हुए, अगर उन्होंने एकमत होकर काम कर दिया तो बंधु तिर्की की बेटी के लिए भी खतरा वहां पर है। देखिए, आपने भी ये स्वीकार किया कि बंधु तिर्की का मान लीजिए एक तरह से गढ़ है, किसी भी पार्टी से रहे, विधायक बनते रहे, वो उनका असर रहा, विधायक ना रहे तब भी असर रहा। तो कोई तो एक लामबंदी होती होगी, कोई जातीय समीकरण होगा, तो वो जातीय समीकरण क्या अभी भी काम कर सकेगा? क्या उस जातीय समीकरण में ये सन्नी टोप्पो की बात जो आप कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के वहां से प्रत्याशी रहे, क्या वो सेंध लगा पाएंगे? क्योंकि अब वो भाजपा में चले गए। नहीं, माइनॉरिटी का जो वोट है, क्या अब वो सन्नी टोप्पो को मिल पाएगा या उस वोट को एकजुट रख पाएंगे बंधु तिर्की या शिल्पा तिर्की? सबसे पहले बता दें कि पिछली बार जो 2019 में चुनाव हुए थे सरोज भाई जी, उसमें वहां से भले कांग्रेस में थे सन्नी टोप्पो, लेकिन चूंकि ये युवा थे, कई लोग इनको पचा नहीं पाए कि नए नए आए हैं, इनको तुरंत टिकट मिल गया कांग्रेस से। एक तो ये मामला भी था इनके साथ में। दूसरा, जो बंधु तिर्की की बात कर रही है, सेंध इसलिए नहीं लगा पाएंगे कि पिछली बार AIMIM का वहां उम्मीदवार भी था ऑलरेडी, जिन्होंने मुस्लिम वोटरों में अच्छी खासी पकड़ रखते हुए लगभग 22 से 23 हजार वोट ले आए थे। तो ये बंधु तिर्की का ही वोट माना जाता था। मैंने कहा कि मुस्लिम वोटर्स में, ईसाई वोटर्स में और जो आदिवासी वोटर्स है, इनमें बंधु तिर्की की अच्छी पकड़ है और जमीनी स्तर पर इनकी पकड़ मानी जाती है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मजलिस का उम्मीदवार रहते हुए बंधु तिर्की जीत गए थे। हाँ जी, वहां उसके बावजूद आप सोचिए, पकड़ होने के बावजूद मजलिस का उम्मीदवार आया तो उन्होंने वोट अच्छे खासे, शिशिर लकड़ा, जहां तक मुझे याद आ रहा नाम यही है, उन्होंने ही चुनाव में बंधु तिर्की को काफी टेंशन भी दे दिया था। कहा जाता है कि मुस्लिम जो चानो और मांडर इलाके के जो मुस्लिम थे, उन्होंने एकमुश्त होकर मार दिया था AIMIM के उम्मीदवार को वोट। ऐसे में उसके बावजूद बंधु तिर्की काफी मार्जिन से और अच्छी स्थिति में जीते। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई सेंध लगा पाएंगे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि सन्नी टोप्पो वहां सेंध लगा देंगे। सन्नी टोप्पो को खुद खतरा, मैंने पहले ही कहा कि अपने ही लोगों से है। अगर वो अपने लोगों को समेटने में कामयाब हो गए तब हो सकता है कि रिजल्ट कुछ चौंकाने वाला भी हो। यानी कि एज में दिख रही है, मतलब नेहा शिल्पा। हाँ बिल्कुल, वहां एज दिख रही है नेहा जी। देखिए, हटिया की बात हो गई,
है ना, और मर्डर की बात होगी। अब काके पहुंचते हैं सरफराज भाई जी, कहा जाता है कि काके में अच्छे अच्छे लोग जाकर ठीक हो जाते हैं। तो अब कौन ठीक होने वाला है? क्या भाजपा ठीक रहेगी, अपनी सीट बरकरार रख पाएगी? हालांकि प्रत्याशी तो बदल दिया है, कांग्रेस भी एक प्रत्याशी लेकर आई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एक नौजवान प्रत्याशी की, फुलेश्वर बैठा की, जो कि जेल कैंप से है। तो ये कितना कमाल कर पाएंगे, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, आप सबसे पहले तो यहाँ भाजपा को अपना सीट बचाए रखने की चुनौती इसलिए भी है जी कि ये सीट सुरक्षित सीट मानी जाती है। भाजपा का ये गढ़ रहा, अभी तक यहाँ से लंबे समय से भाजपा के ही जो नेता हैं वो विधायक बनते रहे हैं। जी, जिससे को अभी टिकट मिला है वो भी जीतू चरण राम, वो भी पहले विधायक रह चुके हैं जी। और ये लगातार ये फिर उनके बाद समरी लाल को सीट मिल गया था, टिकट मिला, वो जीते, फिर अब उनको टिकट मिल गया है। और दूसरी ओर सुरेश बैठा, कांग्रेस के वही प्रत्याशी जो पिछले बार भी चुनाव में थे जी। तो यहाँ पर मुकाबला भाजपा के लिए थोड़ी सी कठिन इसलिए भी है क्योंकि फिर प्रत्याशी बदल दिया है। समरी लाल के बारे में एंटी-कम्बेंसी बहुत ज्यादा थी समरी लाल के खिलाफ। हम लोग गए थे कांके में, तो याद कीजिए लोगों ने बताया भी था कि वो कभी आए नहीं है चुनाव जीतने के बाद, तो उनके प्रति नाराजगी थी। दूसरा, उनका जो स्थानीय निवासी होने का जो प्रमाण पत्र को लेकर एक मामला चल रहा था, हालांकि अब कोर्ट ने इस मामले को क्लियर कर दिया है जी। उस मामले को लेकर भी समरी लाल फंसे हुए थे। ऐसे में भाजपा ने सुरक्षित दांव खेलते हुए एंटी-कम्बेंसी को दूर करते हुए फिर से जीतू चरण राम को टिकट दे दिया है। तो ये एक सुरक्षित खेल माना जा सकता है भाजपा का, चूंकि भाजपा का गढ़ है, या भाजपा को अपना किला बचाना है। और बात कर रहे हैं जेल कैंप के जो उम्मीदवार है फुलेश्वर बैठा, तो ये नौजवान है और हम लोगों ने ये जाकर कांके में देखा था कि जो भाजपा के कोर वोटर्स थे, महतो वोटर्स जो कहलाते हैं जी, वो महतो वोटर्स इस बार उनका रुझान हम लोगों ने देखा कि जेल कैंप की तरफ है। अभी भी जब हम लोग जाकर स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि उनका जो रुझान है वो अभी भी जेल कैंप की ओर है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो वोटर्स सीधे सीधे उनसे जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि ये नुकसान भाजपा के लिए हो सकता है, क्योंकि ये भाजपा के वोटर रहे हैं, सीधे तौर पर खुलकर आते हैं, चाहे गठबंधन में, अब इस बार आजसू भी गठबंधन में है, तो आजसू कोशिश करेगी कि महतो वोटर्स भाजपा की ओर शिफ्ट करें। दूसरी ओर जेल कैंप के जो चाहने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री बने या किंग मेकर बने, वो उनको सीट दिलाना चाहते हैं। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी जेल कैंप को, यानी जेबी केसेस जो थी पहले, उनको यहां से अच्छे खासे वोट मिले थे जी। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में लगे हुए फुलेश्वर बैठा, हालांकि नौजवान है, पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं और दोनों बड़ी पार्टियां हैं, दोनों को दांव पेच, पुराने राजनीतिक दांव पेच पहले से पता है। फुलेश्वर बैठा इस मामले में थोड़े कमजोर साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये पहले से इनके पास बड़ी टीम है, जेल कैंप के पास टीम नहीं है, संसाधन नहीं है। हाँ, फुलेश्वर बैठा के पास में युवाओं की एक शक्ति दिखती है, युवा वोटर्स उनके ओर कनेक्ट कर रहे हैं। अगर वो अच्छे खासे वोट ले आते हैं तो यहां भाजपा मुश्किल में घिरती दिख रही है और हो सकता है इस बार किला भाजपा का ढह जाए। यहाँ सही कहा आपने सरफराज भाई। देखिए, एससी के लिए आरक्षित सीट है का जी, है ना, जिसको हम लोग आम बोलचाल में दलित कहते हैं, दलितों के लिए। तो और यही कारण कहा जाता है कि भाजपा की तरफ दलितों का रुझान रहता है, और यहाँ भी जो 9 विधानसभा सीटें हैं उस पर ज्यादातर पे कब्जा भाजपा के भी रहा 2019 में, और काके पर भी था जी, और पिछले बार भी था। तो दलित वोट जो है वो तो थोड़ा थोड़ा तो जाएगा ही, बटेगा ही, ठीक है कि ज्यादा हिस्सा वो बीजेपी की तरफ जाएगा। लेकिन कांग्रेस के भी उम्मीदवार दलित है, बिल्कुल। अब फुलेश्वर बैठा भी दलित है। अब फुलेश्वर बैठा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा समझदार है, नौजवान है, बिल्कुल। तो अब जो निर्णायक वोट जो होंगे वहां पर सरफराज है, जो आपने चर्चा की कि कुर्मी वोट होंगे, लेकिन एक और निर्णायक वोट है, मुस्लिम भी आबादी अच्छी खासी है वहां पर जी। तो मुस्लिम वोट किधर जाएगा? अब कुर्मी वोट बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ तो छिटक कर जाएगा मान लीजिए जेल कैंप की तरफ। तो अब निर्णायक स्थिति हो जाती है मुस्लिम वोटर्स की, कि मुस्लिम वोट या बट रहा है या किसी एक तरफ जाता हुआ दिख रहा है वहां पर।
देखिए, मुस्लिम वोटर्स में JLKM के कुछ युवा जी। जो टाइगर जयराम महतो से कनेक्ट हैं, जी तो वो चाहते थे कि JLKM को भी वोट किया जाए। जी तो मुस्लिम वोट बढ़ता तो दिख रहा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ स्थिति नहीं दिख रही है वहां। हाँ, वोट जाएगा JLKM में जाने को दिख रहा है। जी हाँ, अगर ज्यादा संख्या में JLKM के पास गया वोट, जी हालांकि अभी तक जो जमीनी स्तर पर दिख रहा है, जो लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है कि बहुत ज्यादा नहीं वोट लेकिन जाएंगे। हाँ, अगर ज्यादा वोट संख्या में वोट गए तब फिर सुरेश बैठा के लिए भी, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए भी वहां पर चुनौती है। लेकिन जो अभी समीकरण है फुलेश्वर बैठा के मैदान में आने से, चूंकि एक युवा है, पढ़े लिखे युवा है, इन पर कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगा सकता, ना खरीद फरोख्त का और ना ही किसी तरह के करप्शन का। ऐसे में हाँ, दांव पेच के मामले में मैंने कहा कि चूंकि पुराने दिग्गज दो लोग मैदान पर हैं और उनकी बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियों से संसाधन है, मानव संसाधन भी है उनके पास है, कार्यकर्ताओं की फौज भी है। JLKM उस मामले में थोड़ा फिसड्डी साबित होगा यहाँ पे। लेकिन युवाओं की जो पसंद है, खास करके हम लोग महतो बहुल क्षेत्र में जब गए थे तो वहां पर एक ही नाम आता था, टाइगर जयराम महतो। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि फुलेश्वर बैठा वहां युवाओं का वोट लेने में सफल होते दिख रहे हैं। जी जी अब रांची आ जाते सरफराज भाई जी। CP सिंह 7वीं बार भाग आजमाने उतर गए हैं। लगभग 70 साल उनकी उम्र होने जा रही है। पिछले दिनों एक अखबार में संवाद करते हुए उन्होंने बताया कि नहीं, अभी 67 साल का मैं हूं, अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। हालांकि महुआ मांझी भी साथ बैठी तो उन्होंने टोका भी कि आप पिछली बार भी ये कह रहे थे कि आखिरी चुनाव पे फिर लड़ने के लिए आ गए। तो खैर, कहने का ये मतलब है कि क्या वो अपनी सीट बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि 2-3 चीजें। एक तो ये कि सभी लोग चाह रहे थे कि एक युवा चेहरा सामने, ठीक है, भाजपा से ही है, भाजपा के लोगों का भी कहना कि भाई युवा को देते, युवा चेहरा को देते, ये लगातार बोर हो गए हम, मतलब 6 टर्म से यही विधायक हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने काम भी नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि एक हिंदूवादी कैडर वोट होता है, वो तो एकजुट रहता है उनकी तरफ। लेकिन पिछले बार 800 नहीं थी गठबंधन में, तो बड़ा कम मार्जिन से जीत पाए थे, कहा जाता है कि 5000 के आसपास मार्जिन से। लेकिन इस बार शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि महुआ मांझी तो भैया फतह कर लेंगे किला, क्योंकि भाजपा के कई बागी खड़े हो गए थे। और अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि सब मान मनोबल हो गया है। तो अब क्या स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पर रांची में? देखिए, रांची में CP सिंह फंसे हुए दिख रहे थे। आपने सही कहा कि उनकी सीट फंस गई थी। कई लोग उनके ही पार्टी के चाहते थे कि युवा उम्मीदवार रहे, और इसी गुस्से में कई लोगों ने अपना नामांकन भी कर दिया था, जिनमें प्रमुख नाम मुंचुन राय और संदीप वर्मा जी थे। लेकिन बाद में डैमेज कंट्रोल करते हुए जो असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के विधानसभा सह प्रभारी है हिमंता विश्वा शर्मा, उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया, इनसे बात की और इन्हें मान मनोबल करके समझा बुझा लिया, नाम वापसी करा दिया। तो एक तरह से कह ले कि ये अब सुरक्षित होते हुए दिख रहे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा नुकसान दिख रहा था वो मुंचुन राय के खड़ा होने से दिख रहा था। पिछली बार भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, मैंने बताया था कि जब चुनाव जो काउंटिंग हो रही थी तो काउंटिंग में तब तक पिछड़े हुए थे CP सिंह जब तक चुटिया क्षेत्र का वोट नहीं खुला था। जैसे ही चुटिया क्षेत्र में एंट्री हुई, वोट और गिनती वोटों की शुरू हुई, तो CP सिंह वहां से लीड कर गए और लीड किए, तो फिर जीत कर ही बाहर वहां से निकले। ऐसे में मुंचुन राय चूंकि चुटिया से थे और युवा है, उनके पीछे जो एक युवाओं की फौज है, लोग उनको पसंद कर रहे थे, तो वो खड़े हो जाने से अगर वहां चुटिया में वोट करता तो महुआ मांझी को क्लीन रास्ता दिखता हुआ दिख रहा था और वो भाग निकल जाती आराम से। लेकिन अब जो है, चूंकि ये दोनों मान मनोबल हो गया है, जो 2 बागी प्रत्याशी थे उनके जाने से राहत हो गई अब। और यहाँ चूंकि ये मजबूत किला है, 30-35 साल से लगातार भाजपा यहाँ से जीतती रही है, अजय गढ़ है। यहाँ कहा जाता है कि किसी को भी अगर चुनाव में भाजपा उतार दे तो भाजपा के टिकट पर कोई भी चुनाव लड़े तो वो जीत जाए। ऐसे में CP सिंह फिर से एक बार मैदान में है, और जो शुरुआती मुश्किल लग रही थी तो वहां जो उनके कोर वोटर्स है, चूंकि पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है ये वोटिंग यहाँ जो होती है रांची विधानसभा में, और कहा जाता है कि जो शहरी वोटर्स होते हैं वहां भाजपा के वोटर्स होते हैं, चूंकि शहर में भाजपा का गढ़ माना जाता है। तो इस बार भी वही स्थिति दिख रही है।
महुआ माझी को जो एक रास्ता दिख रहा था साफ सुथरा, उनको दिक्कत यहाँ भी AIMIM से हो गई है। जी। AIMIM ने यहाँ प्रत्याशी दिया मेहताब आलम, जो युवा है और लगातार मेहनत कर रहे। कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोटर्स थे, जो क्रिश्चियन वोटर थे, ये पूरी तरह से इस बार JMM महागठबंधन की ओर जाते हुए दिख रहे थे। लेकिन अब AIM के आने से ये अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुस्लिम का जो वोट से वो यहाँ पर कुछ कुछ बढ़ रहा है, और ये कितना बढ़ेगा ये तो वोटिंग में पता चलेगा। लेकिन जो जमीनी स्तर पर पता चल रहा है कि कुछ दिनों पहले तक AIMIM को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज नहीं था, अब जो है नाराजगी है लोगों में कि महागठबंधन की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी कम दिए गए हैं। ऐसे में AIMIM को आगे बढ़ाना चाहिए, भले ही वो चुनाव हार जाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चूंकि 5,000 वोट से महुआ माझी करीब 5-5,500 वोट से पिछली बार हारी थी, तब जब कई लोग उस वक्त भी बागी होकर खड़े हो गए थे भाजपा के साथ में। आजसू उस वक्त इनके साथ में गठबंधन में नहीं थी। इस बार गठबंधन में आजसू की भी ताकत साथ में मिलेगी, तो ऐसे में अब महुआ माझी के लिए दिक्कत दिख रही है। यहाँ पर वो फंसी हुई है और लग रहा है कि CP सिंह फिर से एक बार आगे भागेंगे और अपनी सीट बचाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ भी एक प्रत्याशी है जो JLKM से है, राजकिशोर महतो। अब कहा जाता है कि मैंने कहा कि महतो वोटर्स वो है भाजपा के साथ सीधे सीधे जुड़ते थे, लेकिन अब राजकिशोर महतो है, महतो खुद है, महतो जाति से वोटर्स हैं, और JLKM टाइगर जयराम को लेकर लोग कनेक्ट हैं, जो खास करके महतो जाति के वोटर्स है। तो कहा जाता है अभी कि सुदेश महतो से भी ज्यादा और JLKM के जो टाइगर जयराम है उनसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में अगर राजकिशोर महतो चुटिया इलाके में जो महतो वोटर्स हैं, अगर उनका वोट वो काट लेते हैं तो CP सिंह के लिए भी परेशानी हो सकती है। ऐसे में तब मामला दिलचस्प हो जाएगा, कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा। हो सकता है कि वोट की जीत की मार्जिन कम हो। एक और नाम छूट गया था सरोज भाई, कि जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे, उसमें डॉक्टर भारती कश्यप के जो पति है उन्होंने भी नॉमिनेशन कर दिया था, जिसे केंद्रीय मंत्री जो है केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने, रांची सांसद ने उन्हें समझा बुझाकर वापस कर दिया। तो मतलब भाजपा अपनी सीट बचाने में चारों तरफ से डैमेज कंट्रोल करके ठीक ठाक कर ली। उत्तम यादव चुनाव लड़ रहे हैं, भले वो भाजपा में है, पहले वो JVM में थे, लेकिन वो जो नुकसान इनको मुंचुन राय से होता दिख रहा था या संदीप वर्मा से होता दिख रहा था, उत्तम यादव से वैसा नुकसान होता नहीं दिख रहा। यहां पर मामला फिर वही फंसेगा कि महुआ माझी का वोट AIMIM के जो ये है प्रत्याशी है वो काटेंगे, जबकि भाजपा का जो नुकसान होगा वो JLKM से हो सकता है। अगर JLKM और AIMIM दोनों अपने अपनी ताकत दिखाती है, दोनों अच्छे खासे वोट ले आते हैं, तब यहां संभावना नहीं कहा जा सकता कि कौन पूरी तरह से आगे भाग रहा है। हाँ, अभी तक जो दिख रही है स्थिति, CP सिंह एक बार फिर से सुरक्षित होते दिख रहे हैं, क्योंकि बागियों पर भाजपा ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। अब यह अलग बात है कि अगर भीतरघात होता है, क्योंकि लोग अभी भी CP सिंह से नाराज है, यहां भीतरघात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर भीतरघात हुआ तब महुआ माझी के लिए राहत की बात है। लेकिन अभी जो है बागियों के डैमेज कंट्रोल हो जाने से अब मुकाबला बराबरी का दिख रहा है। महुआ माझी जो भाग रही थी, जीतती हुई दिख रही थी साफ सुथरे अंदाज में, अब वो फंसी दिख रही है। जी नहीं, भीतरघात तो सिर्फ वहां नहीं, भाजपा में नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस में भीतरघात हो सकता है सरफराज भाई। देखिए, कांग्रेस के भी कई नेता बड़ी तैयारी में थे, भले उनके खाते में नहीं ये टिकट, फिर JMM ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया और उसी उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जो लगातार ये तीसरी बार किस्मत आजमाने उतर गई। नहीं, तो ये भी है सर भाई कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे जी, उनको एक उम्मीद थी कि ये सीट शायद इनके खाते में आ जाए, लेकिन चूंकि JMM के नेता लगातार 2 बार से JMM ने काफी बढ़िया टक्कर दिया था। एक बार तो कांग्रेस के रहते हुए भी दूसरे नंबर पर JMM की उम्मीदवार थी, जबकि कांग्रेस भी उस वक्त चुनाव में था 2014 में। अलायंस नहीं होने के कारण उन कांग्रेस की ओर से भी प्रत्याशी दिए गए थे। लेकिन अब साफ दिखता है कि कांग्रेस की ओर रुझान यहाँ खास करके शहरी वोटर्स में कम है। रांची में यहाँ पर महुआ माझी को लोगों ने पहचान लिया, 2 बार लगातार चुनाव लड़ने के कारण। दूसरी ओर राज्यसभा सांसद बनने के बाद से वो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम करा रही हैं अपने फंड से, तो लोग उनको पहचान रहे हैं, लगातार खबरों में आती रहती है।
जबकि जो बाकी प्रत्याशी जो बाकी लोग उम्मीद कर लगाए बैठे थे कांग्रेस से, वो चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन ये सीट ऑलरेडी पहले ही से मानी जा रही थी जेएमएम खाते में जाएगी। तो हो सकता है कि भीतरघात की संभावना से कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा खतरा यहाँ खास करके सीपी सिंह को दिख रहा था, अभी वो थोड़ा सुरक्षित दिख रहे हैं। और जो महुआ मांझी है वो लगातार दिख रही थी कि इनका रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अब वो भी फंस गई है। अब ये देखना होगा कि वोटिंग के दिन क्या रहता है कंडीशन की। अगर एआईएम ने अच्छे खासे वोट ले आए तब फिर महुआ मांझी के लिए मुश्किल हो जाएगी राह। दूसरी ओर अगर जेएलके ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया रांची में तो सीपी सिंह के लिए मुश्किल हो जाएगी राह। देखिए, अंतिम कमेंट अब चाहूंगा सरफराज भाई जी, वो ये है कि अगर महुआ मांझी चाहती हैं कि वो जीत जाए, तीसरी बार में कामयाबी मिल जाए, तो उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े पसीने बहाने पड़ेंगे। इसलिए बहाने पड़ेंगे कि कुछ वोटर तो नाराज हैं सीपी सिंह से, तो अब वो भाजपा का वोटर रहा है जी, है ना, नाराज तो है सीपी सिंह से, लेकिन वो मोदी भक्त रहा है ना, वो हिंदू कैडर है, आजकल कटेंगे तो बटेंगे वाली बात है। तो उसको किस तरह फोल्ड कर पाती है, अपनी तरफ मोड़ पाती है महुआ मांझी, पहला ये, तब जीतने की स्थिति हो सकती है। या मुस्लिम वोटरों के बीच जो नाराजगी है उसके क्या कारण है, इसको तलाशने होंगे। और जो वो वोटर हैं जो कि कहे जा रहे हैं कि भाई जेएलके के हैं, कुर्मी वोटर जो है, तो सिर्फ जेएलके नहीं, देखिए आजसू तो अलायंस में है, तो आजसू भी प्रयास करेगा, रामटल चौधरी खुद आते हैं मैं तो समाज से, वो कोशिश करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर महुआ मांझी थोड़ी मेहनत करें, पसीने थोड़ा बहाए ज्यादा, तो थोड़ा उनकी स्थिति थोड़ा सुधार आ सकता है? मतलब नहीं, अभी तो मैंने कहा कि अभी ऐसा नहीं कि स्थिति बहुत डैमेज हुई है जी, लेकिन अगर एआईएम को जिस तरह से लोग अब मुस्लिम क्षेत्रों में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मुस्लिम क्षेत्र में वोटर्स इस बात को लेकर नाराज है कि आखिर मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या कम क्यों है आबादी के बावजूद, क्या महागठबंधन को सिर्फ वोट देने के लिए? तो ये जो कुछ युवाओं में उनके मन में आ गया, जहन में आ गया, अगर वो वोट एआईएम को कन्वर्ट करा देते हैं, भले एआईएम के प्रत्याशी नहीं जीत पाए, क्योंकि बाकी जगह से वोट भी मिलना जरूरी है, सिर्फ मुस्लिम वोट से कोई जीतेगा नहीं चुनाव, या मिशनरीज वोट से नहीं जीतेंगे, सभी वर्गों का वोट चाहिए। तो ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी महुआ मांझी को। लेकिन अभी ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सीपी सिंह भी भीतरघात की संभावना से वहां ज्यादा दिख रही है, इधर कम दिख रही है, एनडीए में ज्यादा संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि कुछ लोग नाराज हैं, तो अंदर अंदर जो लोग बैठे हैं उनको भी लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं कि वो लालच से बैठे हैं, तो कोई कह रहा है कि वो बिक गए हैं, तो वो प्रचार करते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, वो दिखेंगे लास्ट वक्त में प्रचार करते हुए भी दिखेंगे। लेकिन क्या ये नहीं होता है कि कई बार साथ में रहकर ही आपका प्रचार कर रहे हैं और पीछे से जो आपके समर्थक है वो दूसरे को वोट कर दे? तो ऐसे में मेहनत तो करना ही पड़ेगी, चाहे जो भी हो, प्रत्याशी बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। और पिछले बार जो बढ़िया स्थिति हुई थी मेहनत के बल पर ही हुई थी। चलिए साथियों, अब फिर नए विधानसभा की आपको कहानी बताएंगे, क्या उलटफेर है उसके बारे में रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए हम लोग को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।